भारत ने एक ऐसा सीक्रेट मिशन किया जिसे दुनिया आज तक नहीं जानती। शॉक्ड फट गया मेरा भी तो। सच मानिए, जब मैंने पहली बार इन फाइल्स को पढ़ा तो मेरा भी दिमाग हिल गया था। आज के इस डीप डाइव चर्चा में हम और आप भारत के कुछ ऐसे डार्क और डीप सीक्रेट्स खोलने वाले हैं जो दशकों से खुफिया तिजोरियों में बंद है। ये वो कहानियां हैं जिन्हें कभी सामने नहीं आना था, लेकिन आज हम इन पर से पर्दा उठाएंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखने वाला है। सबसे पहले नंदा देवी का वो डरावना रहस्य, फिर हम चलेंगे सियाचिन के उस बर्फीले युद्ध की ओर, उसके बाद ऑपरेशन चाणक्य की माइंड गेम्स, फिर स्पेशल ग्रुप के वो सीक्रेट्स जिन पर कोई बात नहीं करता, और आखिर में रॉ का वो गद्दार जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। चलिए शुरू करते हैं। फाइल नंबर 1, द नंदा देवी मिस्ट्री, अ रेडियो एक्टिव सीक्रेट। कहानी शुरू होती है 1965 में। उस वक्त चीन ने अपना लोपनूर परमाणु परीक्षण किया था, और सच कहूं तो भारत और अमेरिका दोनों की रातों की नींद उड़ गई थी। अब चीन की इन हरकतों पर नजर रखने के लिए CIA और IB ने मिलकर एक बेहद खतरनाक मिशन प्लान किया। उनका आइडिया क्या था? भारतीय खुफिया अधिकारियों और शेरपाओं की एक टीम को नंदा देवी की जमा देने वाली चोटियों पर एक स्नैप 19C ले जाना था। ये कोई आम बैटरी या जनरेटर नहीं था। ये एक प्लूटोनियम 238 से चलने वाला रेडियो एक्टिव पावर सोर्स था, जिसका काम था उन सेंसर्स को चालू रखना जो मिसाइल टेस्ट को ट्रैक करते। मतलब सोचिए, इतने खतरनाक रेडियो एक्टिव पेलोड को पीठ पर लाद के बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ना। लेकिन खैर, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। जब ये टीम कैंप 4 के पास पहुंची तो एक इतना भयंकर बर्फीला तूफान आया कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वो जनरेटर वहीं एक दरार में फंसाकर वापस लौटना पड़ा। डिसाइड ये हुआ था कि मौसम ठीक होने पर वापस जाकर उसे ले आएंगे, लेकिन जब वो अगली वसंत में वहां गए तो जनरेटर वहां था ही नहीं, वो गायब था। सवाल यह है, वो प्लूटोनियम आखिर गया कहां? क्या वो पिघलकर ग्लेशियर के अंदर धंस गया? आपको बता दूं, आज भी कई लोगों को यह खौफ सताता है कि कहीं उस जनरेटर का रेडियो एक्टिव मटेरियल धीरे धीरे हमारी गंगा नदी में तो नहीं रिस रहा है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी फाइल की ओर। सेक्शन 2, सियाचिन, द कोल्डेस्ट वॉर। ये महज कोई जंग नहीं थी, ये ऑपरेशन मेघदूत था। एक ऐसा मिशन जो लिटरली समय के खिलाफ एक दौड़ थी। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। ये टाइमलाइन जरा ध्यान से देखिएगा। 1983 में पाकिस्तान ने लंदन से भारी मात्रा में आर्कटिक गियर्स का ऑर्डर दिया। हमारे इंडियन इंटेलिजेंस ने इस भनक को तुरंत पकड़ लिया। 26 मार्च 1984 को भारत ने एक मॉक ड्रिल की और फिर 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 17 अप्रैल को जब पाकिस्तानी सेना सेल्टोर रिज पर पहुंची तो वो लेट हो चुके थे। सिर्फ 4 दिन। अगर हम 4 दिन लेट होते तो सियाचिन आज हमारे पास नहीं होता। 6400 मीटर। जरा इस नंबर को इमेजिन कीजिए। इस ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है, और भारतीय सेना ने वहां टैंक और भारी हथियार तैनात कर दिए। ये सिर्फ एक भौगोलिक जीत नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि इंसानी जज्बा किस हद तक जा सकता है। आज भी भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने इतनी भयंकर ऊंचाई पर ऐसा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया है। ओके, अब इन बर्फीले पहाड़ों की कन्वेंशनल लड़ाई से निकलकर चलते हैं 1989 के कश्मीर की परछाइयों में। हमारी फाइल नंबर 3, ऑपरेशन चाणक्य, द इनविजिबल वॉर। ये वो दौर था जब बंदूकों से ज्यादा दिमाग के खेल की जरूरत थी। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि आमने सामने की जंग और दिमागी जंग में क्या फर्क होता है। एक तरफ आपके पास यूनिफॉर्म्स हैं, बॉर्डर्स हैं, बंदूकें हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहां सिर्फ परछाइयां हैं, घुसपैठ है और माइंड गेम्स हैं। तत्कालीन खुफिया अधिकारी अजीत डोभाल ने इसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को चुना। उन्होंने सीधे लड़ने के बजाय आतंकी गुटों के भीतर ही अपने लोग प्लांट कर दिए। अब सोचिए, दुश्मन परेशान है कि भाई हमारी सीक्रेट प्लानिंग बाहर कैसे जारी है। इस पूरे ऑपरेशन को अगर एक लाइन में समझाना हो तो ये एक ऐसा खेल था जहां विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार था और धोखा सबसे घातक वार। बिना एक भी गोली चलाए अंदरूनी शक और पैरानोया ने दुश्मन के नेटवर्क को अंदर से खोखला कर दिया। उन्हें लगने लगा कि उनके अपने ही लोग मुखबिर हैं। इसे कहते हैं असली इंटेलिजेंस मास्टर क्लास। इस माइंड गेम के बाद अब हम भारत की सबसे एलीट और खुफिया ब्लैक ऑप्स यूनिट की फाइल खोलते हैं। सेक्शन 4, स्पेशल ग्रुप, जिन्हें द मैवरिक्स भी कहा जाता है। इन्हें आप 4 विकास या 22SF के नाम से भी सुन सकते हैं। ये वो लोग हैं जो ऐसे मिशंस करते हैं जिन्हें बाद में कोई ऑफिशियली क्लेम नहीं करता। इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में प्रोजेक्ट सनरे नाम के कॉन्फिडेंशियल इनिशिएटिव से।
रॉ और कैबिनेट सचिवालय ने मिलकर 250 लोगों की एक बेहद गुप्त यूनिट बनाई। और आपको पता है इन्हें शुरुआती ट्रेनिंग किसने दी थी? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने। ये सेना के बेस्ट ऑफ द बेस्ट में से चुने जाते हैं। अब इनके ऑपरेशंस देखिए, जो आज डिक्लासिफाइड हैं। स्वर्ण मंदिर से भिंडरावाले को निकालने के लिए ऑपरेशन सनडाउन प्लान किया गया था, जो बाद में कैंसिल हो गया। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार में इन्होंने अहम रोल निभाया। 1985 में एसपीजी बनने से पहले तक प्राइम मिनिस्टर की क्लोज प्रोटेक्शन यही ग्रुप करता था। और सबसे क्रेजी बात, 1999 में पाकिस्तान के कहूटा न्यूक्लियर प्लांट पर एक सीक्रेट रेड मारने का जो प्लान था, वो भी इसी यूनिट को सौंपा जाना था। ये बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है ना? हमारी इतनी ताकतवर इंटेलिजेंस और स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानने के बाद अब वक्त है इस पूरी चर्चा की सबसे शॉकिंग फाइल का। सेक्शन 5, द अल्टीमेट बिट्रेयल, रॉ का अपना गद्दार। क्योंकि सच्चाई ये है कि सबसे मजबूत दीवारों में भी कभी-कभी दरारें आ ही जाती हैं। ये कहानी है रॉ के जॉइंट सेक्रेटरी रविंद्र सिंह की। कैसे सीआईए ने धीरे धीरे उसे अपना मोहरा बनाया, ये किसी थ्रिलर से कम नहीं है। 1986 में सीरिया के दमिश्क में एक पार्टी में उसने कुछ सीक्रेट्स बातों बातों में लीक कर दिए। सीआईए ने इसे नोटिस किया, फिर द हेग में उसे हनी ट्रैप में फंसाया गया और फाइनली 1992 में वियना में उसकी बाईपास सर्जरी का पूरा मेडिकल बिल सीआईए ने भर दिया। बस इसके बाद वो पूरी तरह से उनके कर्ज के नीचे दब गया और फिर शुरू हुआ भारत के सीक्रेट्स बेचने का सिलसिला। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, नुकसान कितना बड़ा था? 20,000। रविंद्र सिंह ने रॉ हेडक्वार्टर के अंदर अपने ही कमरे में बैठकर 20,000 से ज्यादा क्लासिफाइड और टॉप सीक्रेट दस्तावेजों की फोटोकॉपी की। लिटरली अपने ही देश के सीक्रेट्स को डिजिटलाइज किया और सीआईए को भेजता रहा। ये भारतीय इंटेलिजेंस के इतिहास का सबसे बड़ा डैमेज था। जब रॉ को इस पर शक हुआ तो उन्होंने उसकी फोटोकॉपी मशीन में एक बग लगा दिया। एक हिस्टोरिक सर्वेलेंस शुरू हुई, लेकिन रविंद्र को इसकी भनक लग गई। मई 2004 में वो अपनी पत्नी के साथ अचानक गायब हो गया। काठमांडू के रास्ते वो भाग निकला, जहां सीआईए स्टेशन चीफ ने उसे राजपाल शर्मा के नाम से फर्जी पासपोर्ट दिया और वो सुरक्षित अमेरिका पहुंच गया। गद्दार रविंद्र सिंह तो भाग गया। हालांकि बाद में अमेरिका में एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। लेकिन ये सब जानने के बाद एक सवाल दिमाग में घूमता है, राइट नाउ इसी पल दुनिया में और कौन से अदृश्य युद्ध लड़े जा रहे हैं? कौन से ऐसे ब्लैक ऑप्स मिशंस हैं जिनकी फाइलें शायद अगले 50 सालों तक बाहर ही नहीं आएंगी? हम और आप जो दुनिया देखते हैं, असल में वो वैसी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ऐसे ही भारत के खुफिया और चौंकाने वाले रहस्य जानने हैं, इंडिया शॉकिंग, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला सच आपकी सोच बदल देगा। फायर। आज के इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली खुफिया कहानी के साथ।